नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर अब सोना बन चुका है। इस साल सिल्वर ने सोने से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। ग्लोबल अनिश्चितता और सेफ हेवन डिमांड, साथ ही इंडस्ट्री डिमांड के चलते चांदी की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंच चुकी है चांदी का भाव। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी टैरिफ की चिंता से डायमंड की चमक फीकी पड़ती जा रही है। सूरत में कारोबार लगभग ठप हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में कमोडिटी पर कहां लगाएं दांव, इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, जिनसे हम ट्रेड्स लेंगे, सिल्वर पर आउटलुक समझेंगे। सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ रहेंगे मौजूद, और साथ ही आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात डायमंड की ही करेंगे, जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं। और इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे प्रकाश जी, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो आज दुनिया के जो डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब के रूप में भारत को देखा जाता है। भारत मजबूती से खड़ा रहा है। कारोबार यहाँ पर हमने आगे काफ़ी बढ़ते हुए देखा है। अब जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है इंडस्ट्री के लिए, क्या चुनौतियां आप देखते हैं, किस तरीके के करंट हालात बने हुए हैं, बताइए। देखिए, जो टैरिफ की वजह से जो असर आ रहा है, बिकॉज हमारा 80% प्रोडक्शन जो इंडिया में हीरा कटता है एक्सपोर्ट्स में जाता है, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के सिग्नल्स बहुत पॉजिटिव हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी हद तक इस प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में जो ओवरऑल लाइफस्टाइल की तरीके से डायमंड ज्वेलरी को लिया जा रहा है, वो धीरे धीरे 10 to 15% की ग्रोथ दे रहा है, तो वो तो हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन जो फर्क एक्सपोर्ट में डिसरप्शन की वजह से आ रहा है, दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके, अच्छा, अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की स्थिति देखें तो जिस तरीके से हमने तेजी से डिमांड बढ़ती हुई देखी है लैब ग्रोन डायमंड्स की, जो ट्रेडिशनल डायमंड मार्केट है उसको एक किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके का रेशियो हमने चेंज होते हुए देखा है? देखिए, दो चीजें बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है कस्टमर के माइंड में भी। नेचुरल डायमंड खरीदा जा रहा है अपनी रेयरिटी, अपनी लीगेसी और इमोशनल वैल्यू की वजह से, और जो कस्टमर डायमंड को एज अ फैशन स्टेटमेंट और अफोर्डेबिलिटी की वजह से दिख रहा है, वो लैब ग्रोन ले रहा है। तो देयर इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल डायमंड भी अपनी ग्रोथ ले रहा है, क्योंकि जिसको ब्राइडल सेगमेंट में लेना है, जिसको लग्जरी की तरफ जाना है, जिसको एस्पिरेशन वैल्यू है, वो नेचुरल डायमंड की तरफ जा रहा है। और जो बाजार में ऑफरिंग्स भी है नेचुरल डायमंड्स में भी, काफी लाइट वेट में और बड़े मिनिमलिस्टिक और पर्सनलाइज डिजाइन आ रहे हैं। तो दोनों तरीके की मार्केट को एग्जिस्ट हो रही है। ये कस्टमर की चॉइस है, वो उसको कितना कहाँ खर्च करना है उसी वजह से ले रहा है। एक चीज और हो रही है, विद सर्टिफिकेशन, विद टेक्नोलॉजी एंड विद ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। तो कस्टमर की चॉइस है वो कहाँ जाना चाह रहा है, एंड बोथ आर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। ओके, अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें प्रकाश जी, तो किस तरीके के ग्रोथ हमने एक्सपोर्ट में सो फार देखी है? अमेरिका को टोटल एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में परसेंटेज टर्म्स में कितना है? क्या असर अब तक देखने को मिला है? देखिए, जैसा ह्यूज प्लंज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी, अगर नेचुरल डायमंड्स की हम बात करें और टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी की बात करें, तो इट्स अ प्लंज ऑफ 35%, विच इज अ वेरी 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 वर्सनिंग सिचुएशन, और काफी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि ये जो दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी लो मार्जिन इंडस्ट्री, तो टू एब्जॉर्ब जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, इस 50% को, 25% पीनल को एब्जॉर्ब करना एक बहुत मुश्किल चीज है। तो वहां पर, और फिर ये अपफ्रंट जो ड्यूटी पे करी जाएगी बाय द इंपोर्टर, विच अगेन, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्रेडिट पे चलती है, अब अपफ्रंट टैरिफ की ड्यूटी जब इंपोर्टर को पे करनी पड़ेगी, तो टोटल अभी तो आप समझ लीजिए कि पूर्ण विराम जैसा लगा हुआ है। ओके, तो यानी सूरत जैसे बाजारों में फिर मान के चलें कि काम पूरी तरीके से ठप है इस समय? हाँ, काफी कुछ अफेक्टेड है, क्योंकि बिकॉज अगेन लाइक आई टोल्ड बिफोर, डोमेस्टिक मार्केट तो 20% ही है और एक्सपोर्ट मार्केट ही मेन उसको स्पर कर रहा है। तो काफी सारी अभी चिंताजनक स्थिति है वहां पर।
तो इसका तो काफी रिपल इफेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा प्रकाश जी, ना ही सिर्फ धंधे पर बल्कि रोजगार पर भी। हाँ, रोजगार पे बिल्कुल असर है। और क्योंकि देखिए, जहां तक नौकरियों का सवाल है और जो धंधे वाला सवाल है, ये चीजें थोड़ी सी पहले से एक्सपेक्टेड भी हो रही थी। तो लोगों ने अपनी कैपेसिटी को उस तरीके से रिड्यूस भी किया है, रफ की बाइंग कम करी है, रेस्ट्रिक्ट किया है। हाँ, लेकिन जो उसका एक सोशल कॉस्ट है वो एक काफी बड़ा आने वाला है। जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरियों में एक्सपेंशन नहीं होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में, सो दैट कैन बी अ वेरी वेरी इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, तो फिर इंडस्ट्री कैसे देख रही है अब मौजूदा हालात को, कैसे इससे डील करने की तैयारी कर रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है, कैसे अब आगे क्या आप राह देखते हैं? देखिए, एज फार एज जो हम लोगों को सबको भरोसा है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बहुत जल्दी ही निकलेगा। बिकॉज आई पर्सनली फील दिस इज मोर ऑफ पोस्चरिंग। ये पोस्चरिंग है यूएस के द्वारा, और भारत का जो रिस्पॉन्स है बहुत संयमित है। और ये हमें पूरी इंडस्ट्री को ये पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। और ये जो पीनल टैरिफ है और जो 25% टैरिफ है, भी नीचे आएगी आएगी, क्योंकि स्टेक्स आर टू हाई। तो ये डिसरप्शन है, हाँ, बट जितना लंबा डिसरप्शन चलेगा उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ये डेफिनेटली सॉल्व हो गई होगा। ओके, अच्छा, वैसे डोमेस्टिक सिचुएशन आई एम श्योर, और इनफैक्ट आंकड़े हमारे सामने हैं ही कि जो मेजर डिपेंडेंसी है वो एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा है विद रिगार्ड्स टू ग्रोथ रेवेन्यूज़। बट फिर भी अगर हम डोमेस्टिक मार्केट के हालात देखना चाहें, समझना चाहें, क्योंकि यहाँ भी हमने डिमांड में काफ़ी इजाफा देखा है, प्रकाश जी किस तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, कंसिडरिंग अब तो ऑफिशियल फेस्टिव की भी शुरुआत हो गई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा हैपनिंग ये मार्केट होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, डोमेस्टिक आउटलुक इज वेरी वेरी रोजी। एज सच इंडस्ट्री, जो डायमंड इंडस्ट्री है, डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ दे रही है। लेकिन इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 to 20% की ग्रोथ देगी। डायमंड ज्वेलरी टू गोल्ड ज्वेलरी का जो रेशियो है वो 15% है ओवरऑल सेल्स में। और मैं ये सोचता हूँ कि ये गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से ये रेशियो स्टडेड डायमंड ज्वेलरी का एज कम्पेयर टू टोटल ज्वेलरी सेल्स 20% तक टच कर सकता है। और डायमंड ज्वेलरी की जो ये फिगर्स वेरी भी हो सकते हैं, जो सेल इस वक्त अराउंड अबाउट 50,000 करोड़ की है डोमेस्टिक मार्केट में, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 75,000 करोड़ पहुंच जाएगी विद इन 2 years। और जो हम ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं, तो ट्रेंड्स पीपल डायमंड ज्वेलरी क्यों खरीदी जा रही है? डायमंड्स इन इंडिया एक केवल लग्जरी परचेज नहीं है, एक इमोशनल, एक एस्पिरेशन परचेज है। तो अगर मुझे लाइफस्टाइल अपनी दिखानी है, अगर मुझे आइडेंटिटी दिखानी है, देन आई गो टूवर्ड्स डायमंड ज्वेलरी। तो वो चीज पुश करी जा रही है। एंड दैट्स व्हाई, लाइक आई सेड बिफोर आल्सो, आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव रोजी फ्यूचर फॉर डायमंड ज्वेलरी। ओके, चलिए, शुक्रिया प्रकाश जी आने के लिए शो में। करंट सिचुएशन कैसी है, किस तरीके के डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट्स की क्या चिंता है, सब मुद्दों पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। वंदना हमारे साथ बनी हुई है, प्रथमेश भी है। वंदना, अच्छा आप बताइए, इन जनरल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, किस तरीके का एक्शन इस बार आप डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर बाइंग में एक्सपेक्ट कर रही हैं फेस्टिव सीजन में, कंसीडरिंग जिस तरीके का सर्ज हमने सभी में देखा है? ऐसा नहीं है डायमंड के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, डायमंड के प्राइसेस भी बढ़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, 30% तक का सर्ज हमने यहाँ भी आते हुए देखा है। सिल्वर नया सोना ऑलरेडी बन चुका है, सोने में ऑलरेडी लगातार तेज़ी के बाद प्राइसेस जो एंटिसिपेट कर रहे थे मौका मिलेगा नीचे आएंगे भाव, अभी भी लोग पूछते हैं सोशल मीडिया पर रील्स देखने के बाद कि शायद भाव 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, पर ऐसा ना होने वाला है, आप भी जानती हैं, और ना ही किसी को ऑब्लाइज करने वाला है गोल्ड या फिर सिल्वर। किस तरीके का मार्केट एक्शन फिजिकल बाइंग या इन्वेस्टमेंट बाइंग के तौर पर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं यहाँ से आगे जाते हुए, कंसीडरिंग फेस्टिव डिमांड भी इमर्ज होगी? कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे न्यू है दीपाली। मुझे लग रहा है कि जैसे प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड में है, तो लैब ग्रोन डायमंड का मैंने देखा है कि यहाँ पे ट्रेंड्स काफी ज्यादा पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद लोग यहाँ पे हल्की ज्वेलरी, जो लो वेट ज्वेलरी जो है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे फैशन में आई है, और वो उसकी जो सेलिंग है वो यहाँ पे बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि पहले 18 कैरेट का ज्वेलरी लोग
कम प्रेफर करते थे, क्योंकि हमें पता है कि डायमंड स्टडेड में ही हम 18 कैरेट लेते थे। लेकिन 18 कैरेट्स की जो ज्वेलरी है वो भी अब काफी ज्यादा प्रचलन में आया है, तो मेरे ख्याल से 18 कैरेट के बाद 14 कैरेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यू ट्रेंड्स के साथ मुझे लग रहा है कि खरीदारी में यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, और जो 1 लाख से 98,000 मतलब 1 लाख से 98,000 वाला जो रेंज है, ये गोल्ड के लिए न्यू नॉर्मल हो गया है। और चांदी में तो अब लोग बोल रहे हैं कि अब 1,05,000 भी आ जाए, 1 लाख भी आ जाए, तो हम चांदी बड़े अच्छे मतलब एग्रेसिव होके यहाँ पे खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग नए दाम को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लैब ग्रोन डायमंड का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इनफैक्ट डायमंड जो हमारा जो राइजिंग इनकम क्लास है, उनमें डायमंड्स जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और मोर पीपल दे आर कमिंग फॉर डायमंड्स। तो मुझे लग रहा है कि डायमंड की ज्वेलरी का डिमांड यहाँ पे इंडिया में आने वाले समय में भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। ओके, चलिए, ये तो बात हुई डायमंड्स की और डायमंड बाइंग की। और ज्वेलरी बाइंग हो या डायमंड्स बाइंग हो, ये तो डेफिनेटली हमेशा से ही ट्रेडिशनल और इमोशनल बाय ज़्यादा ये रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, अगर हम इन जनरल इंडिया की बात करें। लेकिन चलिए अब बात करते हैं उस कमोडिटी की जो नया सोना या नया हीरा बनकर उभरा है, वो है चांदी। भाव रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेज़ी को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, सेफ हेवन बाइंग हो, ग्लोबल ट्रेड टेंशन ही क्यों ना हो, या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड इमर्ज या फिर और बेहतर होने के एंटिसिपेशन में ये खरीदारी हुई है। लेकिन किस ओर जा रहे हैं भाव और क्या यहाँ से आगे का आउटलुक बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और नया सोना बनकर उभरा है चांदी। अब तो डिबेट इनफैक्ट ये होने लगी है कि 1.5 लाख का भाव पहले छुएगा या फिर थोड़े करेक्शन के बाद एंट्री का मौका देगा चांदी। 2026 तक 2 लाख के भाव की भी चर्चा हो रही है। तो पहले भाव के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। आप किस तरफ हैं, 1.5 लाख पहले या एक करेक्शन पहले? मैंने लास्ट दिवाली भी बताया था कि इस दिवाली हमें 1,25,000 के आसपास चांदी दिख रही है। मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ कि 1.5 लाख हो जाएगी, बिकॉज चांदी में वॉलिटिलिटी काफ़ी रहती है। और नीचे में जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले चांदी ने बड़ा करेक्शन दिया था, और वो करेक्शन वो रेट पे रह नहीं पाया, चांदी ने वापस बाउंस बैक दे दिया। तो लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, मगर ओवर एक्साइटमेंट करके ज़्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी बाइंग करो, बिकॉज चांदी करेक्शन देगा। ऊपर के और नीचे के मौके सब मिलेंगे लेने के लिए और बेचने के लिए भी। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है लेवल्स के हिसाब से? करेक्शन का मौका मिला तो कहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? तेजी के लेवल्स का तो आपने ऑलरेडी जिक्र किया। नीचे में 1,10,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए। और ऊपर की भाव में करीब करीब 1,25,000 के आसपास लग रहा है नियर टर्म के अंदर। और ओवरऑल देखने जाए तो 1 आध साल के अंदर चांदी 2 लाख भी छू सकती है, पर उसके लिए बहुत से फैक्टर्स प्ले करेंगे। मगर ओवरऑल जो ट्रेंड देखा जा रहा है चांदी में, काफ़ी रोबस्ट ट्रेंड है। लोगों को चांदी की तरफ काफ़ी लगाव भी है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर। अच्छा, ओके, एक चीज़ और क्विकली राहुल जी, हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी रही है, और अगर हम जून के आंकड़े देखें तो सिल्वर ईटीएफ्स में काफ़ी अच्छा फ्लोज आते हुए हमने देखे हैं। दो चीज़ें, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो इमर्ज हुई है ये सस्टेन करते हुए आप देख रहे हैं हायर लेवल्स पर भी। आपकी तरफ से सजेशन क्या है इन्वेस्टर्स को, और क्या मान के चले कि जो ईटीएफ्स में जिस तरीके के फ्लोज देखे हैं, आगे फेस्टिव सीजन भी है, फिजिकल बाइंग भी इमर्ज होगी, ये सारा मोमेंटम बना रहेगा? जैसे ईटीएफ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लोगों को चांदी सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये प्रोडक्ट अभी लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी पॉपुलर हुए। उसमें एक चांदी में एक स्टोरेज करने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज चांदी एक बल्कि कमोडिटी है। तो उसके लिए ईटीएफ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और लोगों के लिए सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईटीएफ काफ़ी अच्छा विकल्प है। और वो एक रीज़न के कारण भी जिसको इन्वेस्टमेंट करना, चांदी ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जिसको चांदी के बर्तन लेने हैं वो फिजिकल चांदी बाइंग कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके,
चलिए, शुक्रिया राहुल जी अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में। इनफैक्ट सिल्वर पर भी बातचीत करेंगे, बाकी ट्रेड्स भी लेंगे। प्रथमेश और वंदना हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय प्रथमेश माल्या हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे डायमंड के यूएस टैरिफ के डर से डायमंड्स की चमक पर क्या असर पड़ा है, कारोबारियों को किस तरीके की चिंता है। लेकिन अब एक क्विक अपडेट लेते हैं, सीधे चलते हैं बीकेसी, जहां पर भारत डायमंड बोर्स में मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है, जो कि ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने बातचीत की होगी, एग्जैक्टली समझा होगा सिचुएशन को। बताइए मनीषा जी, किस तरीके के हालात बने हुए डायमंड इंडस्ट्री में? काफ़ी अनसर्टिनिटी है दीपाली यहाँ पर, और बाजार को ये लगता है कि ठीक है 2-3 महीने की अनसर्टिनिटी तो ये लोग झेल पाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी डाउनटर्न देखने को मिल सकता है। शायद ले ऑफ्स बनते हुए नजर आए, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री काफ़ी सारी जो लेबर इंटेंसिव मानी जाती है, सब लोगों को होल्ड नहीं कर पाएगी। लेकिन मैंने काउंसिल से बात की है, इंडस्ट्री से बात की है, यहाँ पर करीबन 30-35 हज़ार डायमंड ब्रोकर्स आते हैं जो डायमंड्स यहाँ से वहाँ करते हैं। उनका भी ये कहना है कि 20 से 30% की गिरावट डायमंड ब्रोकरेजेस यानी कि डायमंड खरीदारी में ऑलरेडी यहां पर बनती हुई नजर आई है। एक सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट सिर्फ यही है कि भारतीय बाजारों में यहां पर फेस्टिवल है, आगे जाके शादियां हैं, तो शायद घरेलू खपत यहां पर बढ़ती हुई नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर लोगों का यही कहना है कि 5 से 10% का टैरिफ ही ये इंडस्ट्री झेल सकती है। 10, 25 और 50 की तो लोग बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तो काम भी नहीं हो पाएगा। तो क्लियरली अनसर्टनिटी है, और सभी को लगता है कि 2-3 महीने तक अगर चीजें सॉर्ट नहीं होती हैं तो क्लियरली यूएस से हटकर फिर दूसरी कंट्रीज को देखना होगा। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पर चाइना, मैक्सिको में सेटअप करने की बात की जा रही है। लोग यूरोप को, जीसीसी को, सऊदी अरेबिया जैसी मार्केट्स को यहां पर देख रहे हैं। लेकिन मेन चीज यही है कि यूएस के साथ भारत का रिश्ता डायमंड और डायमंड ज्वेलरी को लेकर पिछला 30-40 साल पुराना है, तो वो मार्केट में जिस तरह की असमंजस फिलहाल बनती हुई नजर आई है, उसको लेकर चिंता है। एक और चीज यहां पर दीपाली, और वो ये कि भारत लूज डायमंड्स भी एक्सपोर्ट करता है और डायमंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करता है। और जहां तक डायमंड्स की बात है, 10 में से 9 डायमंड्स भारत में कट और पॉलिश होते हैं, तो उस एक्सपोर्ट को लेकर यहां पर ज्यादा बड़ी चिंता है। शायद लूज डायमंड्स को एग्जाम कर दिया जाए। काफी सारी कॉन्वर्सेशंस ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल काउंसिल की मिनिस्टर्स के साथ और यूएस काउंटर पार्ट्स के साथ यहां पर जारी है, तो आशा यही है कि बहुत जल्दी कोई निकलता हुआ नजर आएगा। एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री का मूड इसी तरीके से है। शुक्रिया मनीषा जी बताने के लिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट इन डिटेल में हम बात भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी से, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेड्स की तरफ करते हैं रुख। प्रथमेश नमस्कार, बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्रूड में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। क्रूड में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है 5,600 के करीब बाय करना चाहिए, 5,500 का स्टॉप रखना चाहिए, और ऊपर में 5,780 के टारगेट रहेंगे। वैसे सिल्वर में मोमेंटम तेज है, 1,17,000 तक ऊपर में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इसको बाय करना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,15,500 के करीब, 1,15,100 का स्टॉप रहेगा, और ऊपर में टारगेट 1,16,500 फॉलोड बाय 1,17,000। ओके, वरना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? मुझे गोल्ड में बाइंग लग रही है। 1,05,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1,17,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,02,000 का। दूसरी यहाँ पे जो कमोडिटी है वो कॉपर है। कॉपर में 890 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 896 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस यहाँ पे 888 का है। साथ में एग्री में मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में भी एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो 3465 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 3500 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3450 का। ओके, अच्छा प्रथमेश, एनर्जी पैक पर क्या राय है आपकी, स्पेशली क्रूड ऑयल जहां पर प्राइसेस थोड़ा सा इंच अप हुए हैं, दूसरी तरफ नेचुरल गैस जो अब लगातार अंडर प्रेशर है? नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से नीचे वाला जोन जो है फिलहाल के लिए 235 का रहेगा, ऊपर वाला जोन 250 के लिए रहेगा। मैं यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है यहाँ पर। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में 240 के करीब बाय कीजिए, 236 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 250 के लिए रखिए। सिमिलरली क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी जारी रहेगी, तो पॉसिबिलिटी अच्छी है कि ऑप्शंस के जरिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 5,550 का आप एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 195 के करीब इसका प्रीमियम रहेगा, स्टॉप लॉस 160 का रहेगा, और टारगेट 250 के लिए रहेंगे। ओके, अच्छा वरना ये बेस मेटल्स पर राय क्या है? ये स्पेशली कॉपर के प्राइसेस अगर आप देखें या जिंक के देखें, ये जो कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड ट्रेड है, ये सस्टेन करेगा नियर फ्यूचर में, और कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या अवॉइड करेंगी?
मुझे लग रहा है कि कॉपर और यहाँ एल्यूमिनियम में एक अपसाइड रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम काफी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्रूड ऑयल से, तो वहां पे एक बाइंग जो है कंटिन्यू हो सकती है। और कॉपर में मुझे लग रहा है रिटेल सेल्स का डेटा, इनफैक्ट न्यू होम सेल्स का डेटा जो है वो पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए दोनों ही कमोडिटी में। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है 253 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 256 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 252 का। और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी 890 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 895 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 888 का होगा। और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि कॉपर को अब 900 के करीब जाना चाहिए। ओके, तो 900 तक के भाव कॉपर में देखने को मिल सकते हैं 882 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। चलिए, शुक्रिया वंदना और प्रथमेश आने के लिए शो में और क्विक स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।